हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम है। दोस्तों, आज की ये तीसरी क्लास झारखंड पीजीटी जो कि निसाब के ऐन मुताबिक है, उसका पहला पॉइंट हिंद आरियाई ज़बान का इर्तिका। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने कदीम हिंद आरियाई के बारे में देख लिया था। फिर उसके बाद की वीडियो में हम लोगों ने जदीद हिंद वसती हिंद आरियाई के बारे में बात चल रही थी कि वसती हिंद आरियाई भी कितने अदवार में तकसीम है, 3 दौर में तकसीम है। पहला दौर जो है 500 क़ब्ल मसीह से लेकर ईसवी सन तक, जिसमें क्या है पाली का दौर था। फिर दूसरा दौर था मसीही सन से लेकर 500 ईस्वी तक, जिसमें क्या है प्राकृत का दौर था। आज ये तीसरी क्लास जो कि क्या है कि वसती हिंद आरियाई के तीसरे दौर के ऊपर, जिसमें क्या है अपभ्रंश का आगाज़ इर्तिका होता है, उससे मुतालिक हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि क्या है कि वसती हिंद आरियाई में तीसरे दौर में क्या था। तीसरा दौर क्या था 500 से 1000 ईस्वी तक, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक मोहित था। ये दौर अपभ्रंश का दौर कहलाता है। दोस्तों, क्या है वसती हिंद आरियाई पहला दौर 500 क़ब्ल मसीह से लेकर ईस्वी सन तक, उसमें क्या है पाली का दौर था। दूसरा दौर जो था क्या है कि ईस्वी सन से लेकर 500 ईस्वी तक, क्या है इसमें क्या है प्राकृत का दौर था। और ये तीसरा दौर क्या है कि 500 ईस्वी से लेकर क्या है कि 1000 ईस्वी तक ये मोहित है। ये दौर जो अपभ्रंश का दौर कहलाता है। दोस्तों, अगर अपभ्रंश के बारे में बात किया जाए तो मसूद हुसैन खान के मुताबिक तमाम प्राकृतों ने अदबी शक्ल इख्तियार करना शुरू की तो वह अवाम की डगर से परे जा पड़ी। जब प्राकृतों ने क्या है कि अदबी शक्ल इख्तियार करना शुरू किया तो वो अवाम से दूर होती गई और अवाम की ज़बान की धारा आगे बढ़ता रहा। इसी बोलचाल की ज़बानों को इस अहद के कवायद नवेसों ने अपभ्रंश कहा है। ठीक, इसी क्या है कि जब प्राकृतों ने अदबी शक्ल इख्तियार करना शुरू किया तो अवाम ने दूसरी ज़बान अपनाना शुरू किया और फिर उसके बाद उसी को क्या है अपभ्रंश कहा गया। यानी प्राकृतों की अदबी शक्ल इख्तियार करने के बाद अवाम की बोलचाल की ज़बानों को कवायद नवेसों ने अपभ्रंश कहा है। आसान लफ्ज़ों में किया है कि जब प्राकृतों ने अदबी शक्ल इख्तियार करना शुरू किया, अदबी शक्ल इख्तियार करना शुरू किया तो उसके बाद क्या है अवाम ने जो बोलचाल अपनाई थी उसी ज़बान को उस दौर के जितने भी कवायद नवीस थे क्या है कि और आजकल के जितने भी माहिरीन लिसानियात हैं उन सबों ने उनको क्या कहा है अपभ्रंश कहा है। क्या कहा है अपभ्रंश क्या है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि क्या है सबसे पहले पाली, फिर प्राकृति, फिर उसके बाद अपभ्रंश। और जितने भी माहिरीन लिसानियात ने सब ने ये माना है जो जदीद दौर के आगाज़ व इर्तिका होता है वह अपभ्रंश ही से होता है। किससे होता है? अपभ्रंश से होता है। अपभ्रंश के माने बिगड़ी ज़बान के हैं। ये भी क्या है सवाल इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम है। कभी कभी पूछा भी जाता है कि अपभ्रंश के माने क्या है। वो क्या है बिगड़ी ज़बान के हैं। क्या है बिगड़ी ज़बान के। सुदेश्वर वर्मा ने अपभ्रंशों को प्राकृतों का माबाद इर्तिका कहा है। क्या है सुदेश्वर वर्मा ने किसको अपभ्रंशों को प्राकृतों का माबाद इर्तिका कहा है। यानी क्या है प्राकृतों के बाद जो ज़बान इर्तिका और आगाज़ हुआ वो कौन सी है वो अपभ्रंश है। कौन सी है अपभ्रंश है। पतंजलि ने अपनी महाभाषण में संस्कृत अल्फाज की बिगड़ी हुई शक्लों को अपभ्रंश कहा है। क्या है पतंजलि ने जो अपनी महाभाषण है उसमें उन्होंने क्या है कि संस्कृत अल्फाज की जो बिगड़ी शक्लें हैं उन्हीं को क्या कहा है अपभ्रंश कहा है। ठीक, ये किसने कहा है पतंजलि ने। एक ख़ास ज़बान की माने में सबसे पहले हेमचंद ने क्या है एक ख़ास ज़बान की मानी में सबसे पहले किसने हेमचंद ने। ये दोस्तों क्या है कि बहुत ही अहम है। हेमचंद ने लफ्ज़ अपभ्रंश का इस्तेमाल किया था। सबसे पहले अपभ्रंश का इस्तेमाल किसने किया था? हेमचंद ने इस्तेमाल किया था। किसने? हेमचंद ने इस्तेमाल किया था। प्रकृति के बड़े आलिम मार्कंडे ने क्या है ये क्या है मार्कंडे क्या है प्राकृत के बड़े आलिम हैं। मार्कंडे ने अपभ्रंश की 3 किस्में बताई है। अपभ्रंश की कितने किस्में बताई है? मार्कंडे ने 3 किस्में बताई है।
जो कि क्या है, प्राकृत के बहुत बड़े आलिम। कौन? मार्कंडेय। लेकिन उन्होंने अपभ्रंश की 3 किस्में बताई है। पहली किस्म क्या है? नागर अपभ्रंश। क्या है पहली किस्म? क्या है? नागर अपभ्रंश, जो गुजरात और राजस्थान की कदीम बोलियों की अदबी शक्ल थी। नागर अपभ्रंश कौन थी? वो थी क्या, जो गुजरात और राजस्थान की कदीम बोलियों की अदबी शक्ल थी। ठीक, इस पर शोरसीनी का बड़ा असर था। किस पे? नागर अपभ्रंश पे शोरसीनी का बहुत ही असर दिखाई देता था। ठीक, इस अपभ्रंश को फौकियत इसलिए हासिल थी कि यह इल्मी तबका में मकबूल थी। क्या है? नागर अपभ्रंश, इसको क्या है कि इस वजह से क्या है फौकियत हासिल थी कि क्योंकि ये इल्मी तबका इसी को कबूल करते थे। नागर अपभ्रंश में बकसरत तसानीफ मिलती है। नागर अपभ्रंश में क्या है? बकसरत तसानीफ मिलती हैं। इसकी रियायत से हिंदी रस्मुल ख़त का नाम नागर पड़ा है। इसकी रियायत से क्या है? नागर अपभ्रंश से हिंदी रस्मुल ख़त का नाम नागर पड़ा है। ठीक, जो गुजरात के नागर ब्राह्मणों से माखूज़ है। जो गुजरात के नागर ब्राह्मणों से माखूज़ है। ठीक, दूसरी जो क्या है कि अपभ्रंश की किस्में हैं, वो क्या है? प्राचट अपभ्रंश है। क्या है? प्राचट अपभ्रंश है, जो सिंध में राइज थी। प्राचट अपभ्रंश कहाँ पे राइज थी? सिंध में राइज थी। ठीक, और ये क्या है कि अपभ्रंश की दूसरी किस्म है। किसके मुताबिक? मार्कंडे के मुताबिक। किसके मुताबिक? मार्कंडे के मुताबिक। क्या है कि जो प्राकृत का एक आलिम है वो क्या है, उसके मुताबिक क्या है, दूसरी किस्म प्राचड़ है। प्राचड़ अपभ्रंश जो सिंध में राइज थी। मौजूदा सिंधी इसी से निकली है। मौजूदा सिंधी किससे निकली है? प्राचड़ अपभ्रंश से निकली है। ठीक, और ये क्या है कि अपभ्रंश की दूसरी किस्म है। किसके? मार्कंडे, जो कि प्राकृत के बहुत बड़े आलिम थे, उनके मुताबिक। उपनागर अपभ्रंश, तीसरी किस्म जो अपभ्रंश की है वो क्या है? उपनागर अपभ्रंश है, जो नागर और प्राचट के मेल से बनी थी। जो नागर और प्राचट से के मेल से बनी थी। इसका रिवाज मगरबी राजपूताना और जनूबी पंजाब के इलाकों में था। इसका रिवाज कहाँ पे था? जो क्या है कि मगरबी राजपूताना और जनूबी पंजाब के इलाकों में था। किसका? उपनागर अपभ्रंश का। दोस्तों आगे बताया जा रहा है कि इस अहद में शोरसीनी अपभ्रंश शुमाली हिंद की क्या है कि लिंगो अफ्रीका की हैसियत रखती थी। इस अहद में शोरसीनी अपभ्रंश क्या है? शुमाली हिंद की लिंगो अफ्रीका की हैसियत रखती थी। जो ज़बान गुजरात मगरबी पंजाब से लेकर जो ज़बान गुजरात और मगरबी पंजाब से लेकर बंगाल तक राइज थी। ठीक, अब यहाँ से बताया जा रहा है कि दोस्तों क्या है कि रफ्ता रफ्ता अपभ्रंश भी एक अदबी ज़बान बन गई। क्या है? रफ्ता रफ्ता अपभ्रंश भी क्या है? एक अदबी ज़बान बन गई, जिसके नतीजे में जदीद ज़बानों का वजूद हुआ। जदीद ज़बानों का वजूद हुआ। हिंदुस्तान की जदीद ज़बानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं बल्कि अपभ्रंशों से हुई है। ये भी क्या है? पॉइंट ऑफ व्यू बहुत, ये भी क्या है? ये पॉइंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम है। क्या है कि हिंदुस्तान की जदीद ज़बानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं बल्कि क्या है? अपभ्रंशों से हुई है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले पाली, फिर उसके बाद प्राकृत, फिर उसके बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद क्या है? जदीद ज़बानों का इर्तिक़ा हुआ। इनका सिलसिला मंदरजा झेल 5 अपभ्रंशों से मिलाया जाता है। जो जदीद हिंद आर्याई है उसका जो सिलसिला जो मिलाया जाता है वह क्या है कि 5 अपभ्रंशों से मिलाया जाता है। अब वो 5 अपभ्रंश कौन कौन से हैं कि अपभ्रंशों में शोरसीनी अपभ्रंश मुमताज़ हैसियत रखती है। ठीक, तो जो 5 अपभ्रंश हैं उन 5 अपभ्रंशों में जो शोरसीनी अपभ्रंश है वह क्या है? मुमताज़ की हैसियत रखती है। शोरसीनी अपभ्रंश इलाक़े शोरसीन यानी मथुरा वग़ैरह में बोले जाने वाले अपभ्रंश। शोरसीनी अपभ्रंश में मंदरजा झेल 4 बोलियां शामिल थी। यानी शोरसीनी अपभ्रंश में जो कि मथुरा में बोली जा रही थी, तो वो क्या है कि वो उसमें 4 बोलियां शामिल थी। कौन कौन सी? खड़ी बोली या हिंदुस्तानी बोली, क्या है जिसको मौजूदा उर्दू हिंदी भी कहा जाता है। खड़ी बोली या हिंदुस्तानी बोली जिसको मौजूदा हिंदी या उर्दू भी कहा जाता है। दूसरी बोली जो शोरसीनी अपभ्रंश में शामिल थी वह क्या कौन सी थी? राजस्थानी बोली थी। कौन सी थी? राजस्थानी।
तीसरी बोली जो कि क्या है शोरसेनी अपभ्रंश में शामिल थी वह थी पंजाबी मशरकी, जो क्या है मशरकी। चौथी बोली क्या थी गुजराती और पहाड़िया बोली थी। तो शोरसेनी अपभ्रंश में कितनी बोलियां शामिल है 4 बोलियां शामिल है। पहली खड़ी बोली, दूसरी राजस्थानी, तीसरी पंजाबी, चौथी क्या है गुजराती। ये 4 बोलियां किस में शामिल है शोरसेनी अपभ्रंश में शामिल है। ठीक, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि गुजराती और राजस्थानी का ताल्लुक शोरसेनी के उस शक्ल से है जिसे नागर अपभ्रंश भी कहा जाता है, जिसे नागर अपभ्रंश भी कहा जाता है। क्या है कि गुजराती और राजस्थानी का ताल्लुक उस शोरसेनी से है। ठीक, मागधी अपभ्रंश क्या है अपभ्रंश की दूसरी जो शक्ल है वह क्या है मागधी अपभ्रंश है। यह बड़े वसी इलाके में बोली जाती थी, ये बड़े वसी इलाके में बोली जाती थी, इसलिए मुख्तलिफ़ जगहों पर इसके नाम मुख्तलिफ पड़ गए। मागधी अपभ्रंश जो कि बड़े इलाके में बोली जाने वाली ज़बान थी, और इसमें क्या है कि मुख्तलिफ़ जगहों पर इसको मुख्तलिफ नाम से भी पुकारा गया था। जैसे कि बंगाल में पराचिया कहा गया, कोड़ा कहा गया और ढकई कहलाई, जिसे मौजूदा बंगाली और आसामी निकली। ठीक, ओडिशा में इसका नाम उत्कली पड़ा। ओडिशा में क्या है कि मागधी अपभ्रंश का नाम क्या पड़ा उत्कली पड़ा, जिससे मौजूदा ज़बान ओडिया ने जन्म लिया। ठीक, बिहार की तमाम तर बोलियाँ, बिहार की अगर बात किया जाए तो बिहार की तमाम तर बोलियाँ मागधी अपभ्रंश से ही निकली है, मागधी अपभ्रंश से निकली है। ठीक, चाहे वह राजस्थानी हो, गुजराती हो, फिर उसके बाद पंजाबी हो, ये सब के सब किससे निकली है शोरसेनी अपभ्रंश से निकली है, खड़ी बोली। लेकिन क्या है कि बिहार की तमाम तर बोलियाँ वह किससे निकली है मागधी अपभ्रंश से निकली है। बिहार की बोली का नाम मगही है, जो मागधी लफ्ज़ की बिगड़ी हुई शक्ल है। क्या बिहार की बोली का नाम क्या है मगही है, लेकिन जो क्या है मागधी लफ्ज़ की बिगड़ी हुई शक्ल है। तीसरी जो शक्ल है अपभ्रंश की वह क्या है अर्धमागधी अपभ्रंश। बिहार से इलाहाबाद तक का इलाका, इसमें पूर्वी या मशरकी हिंदी की तमाम बोलियां आती हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश में क्या है बिहार से इलाहाबाद तक का इलाका, इसमें पूर्वी और मशरकी हिंदी की तमाम तर बोलियां आती हैं, यानी अवधी, छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी, ये सब के सब क्या है अर्धमागधी अपभ्रंश है। तो क्या है कि छत्तीसगढ़ी है, भोजपुरी है और अवधी है, ये सब के सब क्या है अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। तीसरी जो शक्ल अपभ्रंश की है वह क्या है कि महाराष्ट्री अपभ्रंश। इसका ख़ास मरकज़ मौजूदा बराड़ था। क्या है महाराष्ट्री अपभ्रंश का क्या है कि ख़ास मरकज़ जो मौजूदा बराड़ है वो था। ठीक, संस्कृत में इस सूबा को महाराष्ट्र के नाम से पुकारा गया था। बराड़ को क्या है संस्कृत ज़बान में, संस्कृत में इस सूबे को क्या है महाराष्ट्र के नाम से पुकारा गया था। पांचवी जो शक्ल है वो पराचड़ और केकई अपभ्रंश है। केकई अपभ्रंश और पराचड़ अपभ्रंश। पराचड़ से सिंधी और केकई से अलहिंदा निकली है, ये भी क्या इंपॉर्टेंट है। पराचड़ से कौन सी ज़बान निकली है सिंधी निकली है, और केकई से कौन सी बोली निकली है अलहिंदा बोली निकली है। सिंधी और अलहिंदा में ममासलत पाई जाती है, सिंधी और हिंदा में ममासलत पाई जाती है। ठीक, आगे बताया जा रहा है कि दोस्तों की क्या है कि जदीद ज़बानों का ताल्लुक अपभ्रंश और प्राकृत के वसीले से संस्कृत से जा मिलता है। बात किया जाए कि क्या है जदीद ज़बानों का, तो इसका ताल्लुक अपभ्रंश से, फिर प्राकृति के, फिर ऊपर जैसे जाएंगे तो संस्कृत से जा मिलता है। ठीक, मौजूदा हिंदुस्तानी ज़बान और शोरसेनी अपभ्रंश की दरमियानी मंजिल को बाज़ औक़ात ओहट भी कहा गया है। जो मौजूदा हिंदुस्तानी ज़बान है और शोरसेनी अपभ्रंश है, इसमें अगर दरमियान की मंजिल को देखा जाए तो इसी को क्या कहा जाता है ओहट के नाम दिया जाता है। विद्यापति की शायरी ओहट में ही है, जो विद्यापति जी हैं उनकी शायरी जो है ओहट में है। ओहट में जब प्राकृति रवायात को मलहूज़ रखा जाता था तो उसे पुनगल कहते थे। क्या कहते थे पुनगल कहते थे। राजपूताना के भाट शायरी अपनी डोंगल क्या है कदीम राजस्थानी, डोंगल यानी कदीम राजस्थानी के साथ साथ इसमें भी शायरी करते थे। राजपूताना जितने भी थे वह क्या है कि अपनी
भाट शायरी अपनी डोंगल के साथ साथ इसमें भी किसमें ओहट में भी शायरी करते थे। ठीक दोस्तों, ये था क्या है कि वसती हिंद आर्याई में जो तीसरा दौर जो कि क्या है 500 कबल मसीह 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का था। इसमें क्या है कि अपभ्रंशों का इर्तिका हुआ था और शोरशीनी अपभ्रंश से क्या है कि उर्दू और हिंदी निकली है। वहाँ तक हम लोगों ने आज के इस वीडियो में देखा। अगली वीडियो में हम जदीद हिंद आर्याई जो कि क्या है ये लास्ट होगा, जिससे क्या है हिंद आर्याई ज़बान का इर्तिका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग दूसरे चैप्टर की बात करेंगे, जो दूसरे चैप्टर पर बात करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे क्या है टेलीग्राम चैनल अब्बास स्टडी सेंटर से जुड़ें। ठीक, और फिर जैसे ही ये सारे के सारे क्या है थ्योरी पार्ट ख़त्म हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हम लोग इसी से क्या है प्रैक्टिस करेंगे, जो कि क्या है हमारे झारखंड पीजीटी की वैकेंसी बहुत ही आसान हो जाएगी। उसमें से एक वैकेंसी लेना। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे जदीद हिंद आर्याई क्या था। ठीक, जदीद हिंद आर्याई यहाँ से आगे की बात करेंगे, जब तक कि आप लोग अपने इम्तिहान की तैयारी करें। अल्लाह हाफिज़।